किसान भाइयों नमस्कार। यह प्याज की खेती का वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट आ चुके हैं। पहले पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग प्याज की नर्सरी किस तरीके से तैयार करेंगे, वो भी आसान विधि से। और दूसरे पार्ट में आप लोगों को रोपाई के बारे में बताया गया कि रोपाई के समय आप लोग इसकी क्या क्या सावधानियां होती हैं, साथ ही खेत की तैयारी के समय आप कौन सी खाद डालेंगे। तो दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसमें आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग रोपाई कर चुके होते हैं तो उसके बाद देखभाल आप लोग किस तरीके से करेंगे। जो आप हमारी प्याज देख रहे हैं, यह प्याज जो हमारी है यह पूरी तरह से अब की बार रोग मुक्त रही है। और इसके साथ साथ जो इसमें हम खरपतवार निवारक रासायनिक दवा डाले थे, यह पूरी तरह से काम की है और हमें एक भी जो है निराई इसकी नहीं करनी पड़ी है। तो इसका रिजल्ट भी आप लोगों को हम दिखाएंगे और साथ में अब कौन सी खाद और कौन सी दवाएं और पानी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। आज हमारे इस प्याज को लगभग 50 दिन हो चुके हैं और आज 30 अप्रैल 2020 है और इस समय शाम को 5:20 हो रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे जो इसकी सिंचाई होती है ये आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जो इसकी सिंचाई होती है ये प्रमुख होती है। प्रमुख इस वजह से होती है कि अगर सिंचाई आपकी लेट होती है या बहुत अगेती हो जाती है तो ऐसे में जो आपकी प्याज की जड़ें हैं ये सड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप लोग प्याज की सिंचाई किस तरीके से करें। देखिए, जब आप प्याज की रोपाई कर देते हैं तो उसके बाद जो है आपको प्रॉपर सिंचाई करनी होती है। ये जो हमारी आप प्याज देख रहे हैं इसकी हम 3 दिन पे सिंचाई कर रहे हैं और ये जो हमारी मिट्टी है ये बलुई मिट्टी है। और अगर आपकी और भी अगर कोई मिट्टी रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में आपको 4 दिन के अंतराल पे या 5 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी पड़ती है। अगर आप सिंचाई बहुत लेट करते हैं तो ऐसे में आपकी जो जड़ें होती है यह मरने लगती है। तो ऐसे में जो आपका प्याज का उत्पादन होता है ये काफ़ी घट जाता है। तो ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं फसलों में नमी बना के रखना है, तो जो सामान्य नमी होती है उसकी अपेक्षा आपको अपनी प्याज में हैवी नमी बना के रखनी होती है। मतलब अगर आप मिट्टी में उंगली धंसाए तो ये आसानी से धंस जानी चाहिए, या वहाँ से आप मिट्टी उठाए तो वहाँ से आपके उंगली या हाथ में मिट्टी उठ जानी चाहिए। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि भरपूर मिट्टी है। और अगर आपकी मिट्टी पानी की कमी से सफ़ेद हो गई है तो ऐसे में जान लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रभाव आपकी प्याज के उत्पादन के ऊपर ज़रूर पड़ेगा और कारण रहेगा इसका सिंचाई। तो अब आप लोगों को सिंचाई इस तरीके से करनी है कि हमेशा आपकी प्याज में भरपूर नमी बनी रहे। और इसी तरह से हम पूरी कोशिश किए थे, लेकिन हमारा एक जो पानी था यह लेट हो गया था और कारण था आंधी। फिलहाल हम काफ़ी अच्छी देखभाल करने की कोशिश किए और ये इस समय इस स्थिति में पहुंची हुई है। अब हम आ जाते हैं कि जो आप खाद होती है यह कैसे डालेंगे और कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सी खाद नहीं डालनी चाहिए। तो ऐसे में देखिए, जब हमारी प्याज 25 दिन की हो गई थी तो हम इसमें डीएपी डाले थे 64 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट यह खाद प्रयोग नहीं करनी है प्याज की रोपाई के बाद। अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है तो जब आप प्याज की रोपाई करते हैं उसी समय यह खादें डाल दी जाती हैं। अब यह खादें इस वजह से नहीं डाली जाती हैं क्योंकि जो आपकी प्याज होती है ये इस तरह से उसके ऊपर पत्ते निकले रहते हैं और जब आप इस खाद को डालते हैं तो ये खाद पत्तों के बीच में जा कर के फंस जाती है। ऐसे में खाद खेत में लगे या ना लगे वह घाटा जो आपको होता है तो होता ही है, लेकिन अगर पत्तों के बीच में जो खाद फंस जाती है तो उससे आपके पत्ते जलने लगते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को इस खाद का प्रयोग नहीं करना है। जो खादें दानेदार होती हैं, वैसे पोटास जो हमारा होता है यह दानेदार और पाउडर फॉर्म दोनों हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हमारा जैसे एनपीके है और इसके साथ साथ हमारा जो डीएपी होता है, यूरिया है, इसका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट और आपको पोटास का प्रयोग करना है तो यह जब आप खेत की तैयारी करते हैं रोपाई के समय तभी कर दीजिएगा। तो इसके प्रयोग ना करने के जो कारण रहे हैं वह हम आपको बता दिए हैं। फिलहाल इसमें हम एक बार डीएपी डाले थे, लगभग 25 दिन हो चुका था। अभी हम 40 दिन के अंतराल पे फिर एक बार डीएपी डाले हैं और हम मात्रा वही रखे हैं 64 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप गोबर की खाद प्रयोग किए हैं तो ऐसे में आपके खेत में
जो रोग होते हैं ये भी कम लगेंगे, और इसके साथ साथ जो आप खाद डालते हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरह से आप खाद की मात्रा कम कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप गोबर की खाद अपने खेत में डालते हैं तो जो आपकी मिट्टी होती है ये भुरभुरी हो जाती है, इसमें जो ठोसपन आता है यह नहीं आता है। तो इस वजह से आपका जो विकास होता है पौधे की जड़ों का, क्योंकि जो आपकी जड़ होती है प्याज की वही विकास करती है, वही गांठ के रूप में परिवर्तित होती है। तो गांठ होती है आपकी मिट्टी के लगभग थोड़ा सा ही नीचे, आधा ऊपर ही रहती है। तो ऐसे में अगर आपकी मिट्टी ठोस हो जाती है तो यह आपके प्रोडक्शन के ऊपर प्रभाव डालेगी। तो यही कारण है कि जो गोबर की खाद होती है ये प्रयोग करने पे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। और नमी जो है अगर ये ख़त्म हो जाती है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, तो भी आपका प्रोडक्शन घटेगा। और ऐसे में जब नमी आपकी ज़्यादा कम हो जाती है तो आप देखेंगे कि जो आपकी प्याज होती है यह पूरी तरह से गोल नहीं होती है, उसमें टेढ़ापन आ जाता है, कहीं से दबी है तो कहीं निकली हुई है। तो इससे बचने के लिए आपको नमी जो है यह बरकरार ही रखना होगा। अब जब किसान खेती करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को आती है निराई की। अब देखिए इसमें निराई की बहुत समस्या होती है, क्योंकि ये काफ़ी जो प्याज होती है ये घनी होती है, और अगर आप खुरपी की सहायता से निराई कर रहे हैं यंत्र की सहायता से, तो जो आपका यंत्र होता है यह जिस प्याज में लग जाता है तो वह प्याज सड़ने लगती है, या उस प्याज की स्टोरेज जो क्षमता होती है ये घट जाती है, और जहाँ पर रहती है खुद तो सड़ती है, इसके साथ साथ और प्याज को भी सड़ा देती है। तो यांत्रिक तरीका में ये कमियां होती हैं। तो हम जब अपनी प्याज को हम बैठाए थे तो हम रासायनिक दवा का प्रयोग किए थे, जिसकी वजह से हमें अपने प्याज की दोबारा निराई नहीं करनी पड़ी थी, और जो रोपाई के समय था वही पड़ा रह गया और निराई नहीं करनी पड़ी। तो ऐसे में जो पेंडामेथिलीन हमारी दवा होती है, यह अगर आप एकड़ के हिसाब से जानना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। हम आप लोगों को एकड़ के हिसाब से बता दे रहे हैं। 1 एकड़ में 1.5 लीटर आपका पड़ेगा, और यह किस फॉर्म में पड़ेगा, कैसे आप डालेंगे, क्योंकि यह द्रव्य रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप इसको क्या कीजिए, जैसे आपको 1 एकड़ अगर पेंडामेथिलीन अपनी प्याज में डालना है तो पहले आप इतना बालू ले लीजिए कि जो आपका पेंडामेथिलीन 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर जब आप उस बालू में डालें तो जो बालू है ये पूरी तरह से उस दवा को सोख ले। अब जब आपका बालू पूरी तरह से सोख लिया है तो जब आपके प्याज की रोपाई हो जाती है, और प्याज की रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करनी होती है, तो जब आप सिंचाई करने जाते हैं उसके पूर्व ही और प्याज के रोपाई के बाद पूरे खेत में आप इसको छिड़क दीजिएगा, और छिड़क देने के बाद आप पानी चला दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी खाद घुल करके मिट्टी में मिल जाती है, और जो घास की बीज होती है इसको उगने नहीं देती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो इसमें मोथा होता है और जो दूब होती है उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता है। तो इस वजह से अगर ये घासें आपके खेत में बहुतायत में हैं तो आपके खेत में यह दवा सही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपके खेत में मोथा या दूब है तो जब आप प्याज की रोपाई करते हैं इसके पहले ही मोथा और दूब को आप बढ़ा देते हैं, और उसमें ग्लाइफोसेट 41% SL का स्प्रे कर दीजिएगा। तो वहाँ पर आपका एक बार मोथा और दूब जल करके ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर कुछ दिनों के लिए आपको राहत मिल जाती है। और अगर इसी तरह से 2-3 स्प्रे आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपके खेत से मोथा और दूब लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। और उसके बाद जब ये आप दवा प्रयोग करेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को ये बेहतर मिलेगा। और यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि जो हम करते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं, और जो चीज़ गलत होती है उसको हम नहीं दिखाते हैं। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि जो हमारी पेंडामेथिलीन दवा थी उसको हम जब डाले हैं तो हमारे खेत में घास का जमाव नहीं हुआ। यह हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यह सही बोल रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं प्रूफ के तौर पे। हम यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस दवा का प्रयोग करते हैं तो एक राहत मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ ये भी कहेंगे कि जहाँ तक हो सके रासायनिक से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि अब क्या है हमारे साथ समस्या ये है कि हम इसकी निराई नहीं करवा पाते, तो इस वजह से हम इसका प्रयोग कर लिए थे। और वैसे रासायनिक का प्रयोग करना है या नहीं यह आपके ऊपर निर्भर करता है, और इसका आपकी फसल पे कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इसकी वजह से जो बताई गई मात्रा है उसी हिसाब से डालें
और उसमें ज़्यादा बढ़ाए नहीं कि 1.5 लीटर बताया गया है तो लाओ हम 2 लीटर प्रयोग करते हैं और बढ़िया से काम करेगा। तो इस चीज़ से आप थोड़ा दूरी बना करके रखिएगा। अब जो इसमें रोग लगते हैं, वैसे रोग की एक स्पेशल वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें रोग निवारण के लिए क्या क्या प्रयोग किए हैं यह चीज़ें हम आप लोगों को बता दें। देखिए, इसमें हम कोई भी टॉनिक का स्प्रे नहीं किए हैं और इसमें जो फंगिसाइड का स्प्रे होता है आप लोगों को तकरीबन 15 से 20 दिन के अंतराल पे स्प्रे करना होता है। इसमें एक प्रमुख समस्या ये आती है कि जो आपके प्याज की पत्तियां होती हैं ये ऊपर से जलने लगती हैं। तो अभी हमारा फ़िलहाल 50 दिन की प्याज हो चुकी है, अब यह धीरे धीरे पौधा वृद्धि की कगार पे जाएगा। तो इस वजह से कुछ जगहों पे आप लोगों को दिखाई देगा कि हाँ, अब पत्ते जलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी पौधे वृद्ध नहीं हो रहे हैं इतने जल्दी। तो इस वजह से हम एक स्प्रे और देंगे। जब पौधे जो वृद्धि की कगार पे पहुंच जाएंगे तब स्प्रे रोक दिया जाता है, तब उसका प्राकृतिक स्वरूप ही ऐसा होता है कि वह सूखेगा। तो हम इसमें जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे अभी कर चुके हैं और एक स्प्रे जल्द ही करने वाले हैं। और यह जो फंगिसाइड का हम स्प्रे किए थे, यह मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर आता है। इसको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप लोगों को स्प्रे करना है। और जब आप लोग इसका स्प्रे करने जाइएगा तो उसमें 1 रुपये वाला जो शैम्पू का पाउच आता है उसको मिला लीजिए, या स्प्रे में डालने के लिए आता है स्टिकर, उसको 5 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से आप डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपकी दवा होती है यह पत्तों पे लगती है, जिससे जो आपकी दवा है यह सही काम करती है। नहीं तो जो आपकी दवा है यह फिसल करके नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो प्रक्रिया हम अपने में प्याज में किए हैं यह आप लोगों को दिखाए, और जो हमारे प्याज है इसकी गांठें अब बनने लगी हैं और उम्मीद है हमें एक बेहतर उत्पादन मिलेगा। तो ये जो हमारा अनुभव रहा है प्याज का, वह हम आप लोगों के सामने जो है शेयर किए हैं, और आप लोग भी इस तरह से करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर रोग आपकी प्याज में लगता है तो उससे के निवारण के लिए आप समय पे उसका प्रबंध करें, नहीं तो जब आपका रोग ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा तो यह जो है आपके उत्पादन को प्रभावित करेगा। कारण यह है कि जब इसके पत्तों का विकास नहीं होगा, नए पत्ते ज़्यादा नहीं आएंगे, तो जो गांठें बनने की प्रक्रिया होती है यह बहुत ही धीमी हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। यह वीडियो बस यहाँ तक के लिए थी, और अगर आप लोग खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियाँ समय समय पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो है एक चीज़ हम और बता देना चाहेंगे जाते जाते कि यह जो हमारी प्याज थी ये काफ़ी हम लेट रोपाई किए थे। फिलहाल अभी हमारा अप्रैल लास्ट चल रहा है और अभी हमारे पास 1 महीने पूरे बचे हुए हैं। तो ऐसे में जो हमारा उत्पादन है ये मिल जाएगा। हालांकि हमारी प्याज लेट थी, लगभग 13 मार्च 2020 को इसकी रोपाई हुई थी, और उस समय से लेकर के अभी इतने दिन हुए हैं। और अभी आगे जो बरसात होगी वह मई तक हमारे यहाँ क्षेत्रों में नहीं होती है, तो इस वजह से हमें इसकी समस्या नहीं आएगी और हमें उत्पादन मिल जाएगा। तो जो भी किसान भाई चाहते हैं कि वो अगर फसल लेट हो जाती है, तो कई लोग बोले कि आपकी फसल लेट हो रही है, तो ऐसे में हम अपनी रोपाई किए, लेकिन उसकी अच्छी देखभाल किए और एक आज अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।